हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बजट इन पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ बजट। तो देखिए, इट इज़ नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का ऑफिशियल नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई टर्म एक्चुअली यूज नहीं हुआ है। आर्टिकल 112 में सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। बजट कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो हर साल पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती है। बजट में दो मेन चीज़ें होती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब होता है सरकार का इनकम, जैसे टैक्सेज, ड्यूटीज, इंटरेस्ट इनकम ईटीसी। जबकि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार के खर्चे, जैसे डिफेंस, एडुकेशन, हेल्थ स्कीम, सैलरी ईटीसी। सिंपल भाषा में बजट एक पैसों का रोड मैप होता है जिससे सरकार अपने काम चलाती है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि द प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। इसका मतलब है प्रेसिडेंट के थ्रू ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है और फिर उस पर डिस्कशन और वोटिंग होती है। तो बजट सिर्फ एक सरकारी पेपर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से एम्पावर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि भारत में फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इस सिस्टम को ब्रिटिश एरा से एडॉप्ट किया गया था और आज भी इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। इसी एक साल के लिए सरकार अपना बजट बनाती है, यानी कि क्या कमाएगी, क्या खर्च करेगी और किस पे फोकस करेगी, सब कुछ इसी पीरियड के लिए डिसाइड होता है। तो इस स्लाइड में हमने डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ बजट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ द बजट के बारे में, यानी कि जब सरकार बजट पेश करती है तो उसमें क्या क्या होता है। ये कोई एक पेज का डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट होता है जिसमें पूरी इकोनॉमी का प्लान होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द बजट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट का सबसे पहला पार्ट होता है सरकार को अगले साल में कितनी इनकम होने वाली है, यानी रिसिप्ट। ये रिसिप्ट दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जो गवर्नमेंट अपने नॉर्मल कामों से कमाती है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी ईटीसी। जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जो सरकार लोन्स लेकर या एसेट्स बेचकर कमाती है, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बजट में इन दोनों का एस्टिमेट दिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू। तो इस सेक्शन में सरकार बताती है कि वो रेवेन्यू रेज कैसे करेगी, यानी पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ टैक्स प्रपोजल्स दिए जाते हैं, जैसे नए टैक्सेज इंट्रोड्यूस करने का प्लान, पुराने टैक्सेज में बदलाव या किसी टैक्स को हटा देना। यही वो पार्ट होता है जहाँ से आम आदमी जानना चाहता है कि उनके लिए क्या महंगा होने वाला है और क्या सस्ता। इनकम टैक्स स्लैब चेंजेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज टैक्स सब ही डिक्लेयर होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू के बाद आता है सरकार का एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। इस पार्ट में सरकार बताती है कि वो पैसा किन किन सेक्टर्स में खर्च करेगी, जैसे डिफेंस, एडुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज जैसे आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं। बजट का ये सेक्शन बताता है कि प्रायोरिटी किस एरिया को दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस ईयर।
यानी कि बजट सिर्फ फ्यूचर का प्लान नहीं होता, इसमें पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। इस सेक्शन में दिया जाता है कि एक्चुअल रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना था। इससे कंपेयर किया जा सकता है कि सरकार ने पिछले बजट में जो प्रॉमिस किया था उस पर कितना अमल हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है और पब्लिक को सरकार के परफॉर्मेंस का अंदाजा मिलता है। बजट का नेक्स्ट पार्ट होता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी सच एज टैक्स प्रपोजल्स, स्पेंडिंग प्लान्स और स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स। तो बजट का एक और क्रूशियल पार्ट होता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सरकार अपना ओवरऑल विजन बताती है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और किस सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा। इसमें नए स्कीम्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट होती है, जैसे PLI स्कीम्स, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश etc। ये पार्ट कंट्री के डेवलपमेंट डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो इस स्लाइड में हमने कंटेंट्स ऑफ बजट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट अंटिल 2017। तो क्या आपको पता है कि 2017 से पहले दो अलग अलग बजट्स हुआ करते थे? एक होता था रेलवे बजट और दूसरा होता था जनरल बजट। तो चलिए समझते हैं इस सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रेलवे बजट के बारे में। तो देखिए, देयर वाज रेलवे बजट ओनली फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये एक सेपरेट बजट होता था जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए बनाया जाता था। इसमें बताया जाता था कि रेलवे की इनकम कितनी है, क्या नए ट्रेन चलने वाली है, किस रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और पैसेंजर फेयर्स में क्या बदलाव होगा। रेलवे का अपने बजट होने का रीज़न ये था कि ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था जिसका अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मॉडल था। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल बजट वाज फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज एक्सेप्ट रेलवेज। यानी कि 2017 से पहले दूसरी तरफ होता था जनरल बजट, जो सभी मिनिस्ट्रीज का ओवरऑल बजट होता था, लेकिन रेलवेज के अलावा। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्कीम और टैक्सेस जैसे सभी चीज़ें कवर होती थी। यही बजट पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अटेंशन लेता था क्योंकि इसमें टैक्स प्रपोजल्स और नेशनल लेवल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती थी। तो अब बात करते हैं 2017 के बाद क्या चेंज हुआ। तो इट वाज मार्च्ड इन 2017 इनटू ए सिंगल यूनियन बजट। तो 2017 में सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया और रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मार्च कर दिया गया। अब दोनों मिलके एक ही यूनियन बजट बन गए हैं जिसे फरवरी के एंड तक पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। इसका मेन गोल था बजटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, डुप्लीकेशन हटाना और रेलवे को भी एक इंटीग्रेट अप्रोच के थ्रू देखना, जैसे बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने टाइप्स ऑफ बजट को देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेलवे बजट सेपरेशन इन 1924। तो देखिए, पिछले स्लाइड में हमने समझा 2017 से पहले पार्लियामेंट में दो अलग अलग बजट्स प्रेजेंट होते थे, एक जनरल बजट और एक रेलवे बजट। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा सिस्टम आखिर क्यों बना। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने एक बोल्ड स्टेप उठाया था और रेलवेज को दिया था एक सेपरेट फाइनेंशियल आइडेंटिटी। तो चलिए डिकोड करते हैं कि इस डिसीजन के पीछे के असली ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस। यानी कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव था रेलवे फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी लाना। तो देखिए, रेलवेज एक ह्यूज ऑपरेशनल सिस्टम है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर डेली बेसिस पर होता है। जनरल बजट के रिजिड फ्रेमवर्क में रेलवेज को काम करना मुश्किल हो रहा था। अलग बजट देने से रेलवेज अपने पैसों को अपने हिसाब से प्लान और एडजस्ट कर सकती थी, जैसे एक इंडिपेंडेंट यूनिट। नेक्स्ट है बिजनेस अप्रोच टू रेलवे पॉलिसी। यानी कि दूसरा रीजन था रेलवेज को एक बिजनेस के नज़रिए से चलाना। तो रेलवेज सिर्फ एक सर्विस नहीं थी, वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग एंटरप्राइज थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि रेलवेज अपनी पॉलिसीज बिजनेस माइंडसेट के साथ बनाएं, जैसे फेयर सेट करना, न्यू लाइंस एक्सपेंड करना और ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल करना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन जनरल रेवेन्यूज
भया फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन। यानी कि तीसरा मोटिव था जनरल बजट में स्टेबिलिटी लाना। तो देखिए रेलवेज की इनकम और एक्सपेंसेज काफ़ी फ्लक्चुएट करते थे, जो जनरल बजट में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता था। इसलिए डिसाइड किया गया था कि रेलवेज हर साल एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देगी जनरल रेवेन्यूज में। इससे रेलवे भी अपने बैलेंस शीट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती थी और जनरल बजट भी स्टेबल रहता था। नेक्स्ट है टू प्रमोट सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। यानी कि एक लॉन्ग टर्म विजन ये था कि रेलवेज अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड बन सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि रेलवेज अपने रिसोर्सेज का बेटर यूज करे, मॉडर्नाइजेशन करे और डेवलपमेंट के लिए खुद प्लानिंग करे। अलग बजट देने से रेलवेज को अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाने का फुल फ्रीडम मिल गया था। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेलवे बजट सेपरेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट। तो देखिए बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग तैयार होता है। इस स्लाइड में हम जानेंगे बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंश्योर करते हैं कि सरकार पैसा रेस्पॉन्सिबली और लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर ही यूज करे। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट लेज बजट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी सबसे पहला प्रोविजन यह कहता है कि बजट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के सामने प्रेसिडेंट के द्वारा पेश किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रोसेस हर साल होती है, यूजुअली 1 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। यानी कि कोई भी मिनिस्ट्री अगर पार्लियामेंट से पैसा मांगती है, जिसे हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं, तो वो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव का अप्रूवल पहले से लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो मनी विथड्रॉन विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा विथड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो टैक्स बिल इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन एंड इट कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा। तो एक और इम्पोर्टेंट रूल यह है कि कोई भी टैक्स बिल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट उसकी रिकमेंडेशन ना दे। और ध्यान रहे टैक्स रिलेटेड बिल्स राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, सिर्फ लोकसभा में ही ये आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो टैक्स लेविड और कलेक्टेड विदाउट लॉ। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इसका मतलब है जब तक कोई लॉ पास नहीं होता तब तक सरकार ना टैक्स लगा सकती है ना टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ये प्रोविजन लोगों के फंडामेंटल फाइनेंशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट कैन रेड्यूस और एबोलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। तो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि पार्लियामेंट किसी भी टैक्स को रेड्यूस या एबोलिश तो कर सकती है, लेकिन उस टैक्स की रेट को इंक्रीज नहीं कर सकती जब तक सरकार खुद प्रपोजल ना लाए। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, जो हर बजट का एक कोर कंपोनेंट होता है। इस बिल के थ्रू सरकार नए टैक्सेज लागू करती है, एग्जिस्टिंग टैक्सेज में बदलाव करती है और कुछ फाइनेंशियल लॉज में अमेंडमेंट्स भी प्रपोज करती है। इसका पहला पॉइंट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो देखिए फाइनेंशियल बिल एक मनी बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट की गई हाउस है और टैक्स या पैसा से रिलेटेड डिसीजंस लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही ले। यह एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। यानी कि राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती।
सिर्फ डिस्कशन कर सकती है। तो देखिए, बजट के अंदर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए रिक्वेस्टेड फंड्स होते हैं, लेकिन राज्यसभा उन पे वोट नहीं करती। वो सिर्फ अपना ओपिनियन और सजेशंस दे सकती है। वोटिंग का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ लोकसभा को दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लोकसभा के थ्रू मेंटेन होती है, क्योंकि वो लोगों से डायरेक्टली जवाबदेह है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल इन 14 डेज। तो जब फाइनेंशियल बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस बिल को रिटर्न करना होता है, विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। लेकिन ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। लोकसभा चाहे तो उनको एक्सेप्ट करे या इग्नोर कर दे। और अगर 14 दिन तक राज्यसभा कुछ भी नहीं करती तो फाइनेंशियल बिल ऑटोमेटिक पास माना जाता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में, व्हिच इज नॉन वोटेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, इट इज फंडेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट वोटेड बाय पार्लियामेंट। तो देखिए, ये वो खर्चा होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, लेकिन पार्लियामेंट इस पर वोट नहीं करते। इसे हम नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेज। यानी कि सबसे पहला आइटम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी, अलाउंसेज और उनके ऑफिस का खर्चा। ये डायरेक्टली चार्ज होते हैं ताकि प्रेसिडेंट की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सैलरीज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की सैलरीज भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आती है। इससे इंश्योर किया जाता है कि वो अपना काम बिना किसी प्रेशर के कर सके। नेक्स्ट है जजेस सैलरीज एंड पेंशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरी और पेंशन्स भी इसमें इंक्लूड होती है। ये इसलिए है क्योंकि जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सरकार के खर्चे का हिसाब रखता है, उनकी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेज भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। ये भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। नेक्स्ट है यूपीएससी मेंबर्स सैलरी एंड पेंशंस। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी और पेंशन भी डायरेक्टली फंड से निकलता है बिना वोट के। ये इसलिए क्योंकि यूपीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड यूपीएससी। यानी कि सिर्फ सैलरीज ही नहीं बल्कि इन बॉडीज के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज भी चार्ज कैटेगरी में आते हैं। यानी उनके ऑफिस का रेंट, स्टाफ का खर्चा, स्टेशनरी वगैरह वगैरह। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट है डेब्ट चार्जेस सच एज इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, लोन्स। तो देखिए, ये एक मेजर कंपोनेंट है। इसमें सरकार के लोन्स का इंटरेस्ट पेमेंट, सिंकिंग फंड और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आते हैं। ये मैंडेटरी होते हैं, इसलिए इस पर वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट है कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड्स। यानी कि अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने सरकार के अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस का अवार्ड दिया है तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर के फॉर्म में डायरेक्टली पे किया जाता है। नेक्स्ट है एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड एज चार्ज बाय पार्लियामेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट किसी और खर्चे को चार्ज डिक्लेयर कर दे तो वो भी इस लिस्ट में आ जाता है। यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है एज पर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा
चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, लेकिन पार्लियामेंट उसे रिजेक्ट या वोट डाउन नहीं कर सकती। ये मेनली उन बॉडीज और पोस्ट्स के लिए होता है जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।